Hello student, today's topic is law of conservation of momentum. We already studied about momentum. What is momentum? The product of mass and velocity is known as momentum. किसी भी ऑब्जेक्ट के पास अगर मास है, वेलोसिटी है, तो उसके पास मोमेंटम होता है. मतलब एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट कैरी मोमेंटम. तो और दूसरी चीज़ की जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है. मास या वेलोसिटी चेंज होने से जो इनिशियल मोमेंटम होता है, जो फाइनल मोमेंटम होता है, वो सेम होता है. किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल मोमेंटम है, अगर उसका मास m है, वेलोसिटी v है, तो जो इसका मोमेंटम रहेगा, अगर कहीं पर वो दूसरे ऑब्जेक्ट से अगर वो कोलाइड कर गया, टकरा गया, तो कोलाइड करने के बाद भी उसका मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम जो पहले रहा होगा उतना ही सेम बाद में भी रहेगा. इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं. फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व. कोई भी सिस्टम है, सिस्टम मतलब कि उसमें कम से कम, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब उसमें कम से कम दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए. तो एक ऑब्जेक्ट है m1 और एक ऑब्जेक्ट है m2. ठीक है. तो दोनों अगर कोलाइड कर गए, ये पहले मान लीजिए किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, ये दूसरे वेलोसिटी से मूव कर रहा था, और इसका जितना भी मोमेंटम रहा होगा, अगर इसका मास m1 है, वेलोसिटी u1 होगा, तो इसका मोमेंटम होगा m1 u1, और इसका वेलोसिटी अगर u2 है तो इसका मोमेंटम होगा m2 u2. तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम होते हैं. मतलब पूरे यूनिवर्स का मोमेंटम हमेशा बना रहता है, सेम बना रहता है. ठीक है. वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन प्रोडक्ट जो होगा, प्रोडक्ट का सम जो होगा वो हमेशा सेम रहेगा. ठीक है. प्रोडक्ट होने के बाद जब सम करेंगे तो जो इस समय मोमेंटम है m1 u1 प्लस m2 u2, कोलाइड करने के बाद भी सेम होगा. तो पूरे यूनिवर्स का द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज ए यूनिवर्सल लॉ. ठीक है. यूनिवर्सल लॉ या यूनिवर्सल लॉ, ये पूरा एक यूनिवर्सल लॉ है, पूरे यूनिवर्स के लिए ये बात ट्रू है. ठीक है. तो क्या है स्टेटमेंट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व. अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि कैसे कंजर्व रहता है. प्रूफ इसका देखते हैं कि कोलिजन ऑफ टू मूविंग बॉल्स एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. दो मूविंग बॉल्स हैं, एक बॉल ए है, एक बॉल ए है, उसका मास m1 है और वो u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है. ठीक है. दूसरा बॉल है b और उसका मास है m2 और वो u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है. अब यहाँ अभी ये दोनों एक ही डायरेक्शन मूव कर रहे हैं. ये भी ध्यान रखिएगा कि दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं. तो कोलिजन, अगर u1 की वैल्यू ज़्यादा हो जाए, u2 की वैल्यू कम हो जाए, तो ये स्लो मूव करेगा और ये फास्ट मूव करेगा और ये आकर कोलाइड कर जाएंगे. जब ये कोलाइड करेंगे एट दैट मोमेंट, तो इनके पास वेलोसिटी कुछ नहीं होगी. ठीक है. जीरो वेलोसिटी रहेगी. उसके पहले u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, u2 एट द टाइम व्हेन दे कोलाइड ईच अदर. ठीक उस समय दोनों भी टकराए हैं. और उसके बाद कोलाइड करने के बाद, आफ्टर कोलिजन, दे गेट डिफरेंट वेलोसिटीज. ये u1 से मूव कर रहा था, ये u2 से मूव कर रहा था. जब पीछे से आकर इसको टक्कर मारेगा तो ये और तेज़ी से मूव करने लगेगा. मतलब इसकी वेलोसिटी u2 से v2 हो गई, क्योंकि टकराएगा. टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी. हमें नहीं पता है कितनी होगी. सपोज द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन मास m1 हैज़ वेलोसिटी v1 एंड मास m2 गॉट वेलोसिटी v2. So ball A moving with velocity v1 and B is moving with velocity v2. A is moving with velocity v1 and B is v2 after collision, and before collision it was moving with velocity u1 and B is moving with velocity u2. ठीक है. अब यहाँ पर आप मोमेंटम अगर A का निकालना है तो इसका मास पता है, वेलोसिटी पता है, वी कैन फाइंड द मोमेंटम ऑफ A and we know the value of u2 and m2. You can easily find the momentum of B. Okay. Momentum of A is, the mass is same, m1 mass. The mass of A is m1 and the mass of B is m2. So after collision, this is the condition before collision, at collision and after collision. Before collision it was moving with velocity u1 and
object B is moving with velocity u2. After collision, m1 is moving with velocity v1 and m2 is moving with velocity v2. कोलाइड करने के बाद ये अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और इस समय ये u1 और u2 से मूव कर रहे थे. u1 ज़्यादा है तो पीछे से आकर इसको टक्कर मारा तो ये और तेज़ी से भागने लगा, तो u2 से वेलोसिटी चेंज होकर v2 हो गई और u1 से चेंज होकर वेलोसिटी v1 हो गई. ठीक है, तो यहाँ स्टेटमेंट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. कंसीडर टू बाल्स a एंड b ऑफ मासेस m1 एंड m2 ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटीज u1 एंड u2. u1 और u2 से ही मूव कर रहे थे. Let v1 and v2 be the velocities of the ball a and b after the collision. After the collision, the ball m1 has velocity v1 and m2 has velocity v2. Now, initial momentum of ball a. Ball a का momentum कितना होगा? m1 u1. It has momentum m1 u1. Mass into velocity. ओके, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल ए, मास इनटू वेलोसिटी. फाइनल मोमेंटम ऑफ ए का फाइनल मोमेंटम है, यहाँ पर मास m1 है तो m1 और वेलोसिटी v1 है तो v1. ओके, सो बॉल ए हैज़ इनिशियल मोमेंटम m1 u1 एंड बॉल ए हैज़ फाइनल मोमेंटम m1 v1. सो व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम? सो चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. Now change in momentum, final momentum is m1 v1 minus m2 v2. In the same process, we can easily find the change in momentum of ball B due to collision. Collision के पहले ball B का जो momentum था, change in momentum मतलब final momentum m2. Look at here again. Final momentum m1 v1. So final momentum is m1 v1 and initial momentum is m1 u1. Initial momentum is m1 u1. Okay, and change in momentum of ball B. B के लिए देखिए, ये फाइनल मोमेंटम होगा m2 v2, इनिशियल होगा m2 u2. सो m2 v2 माइनस m2 u2. ठीक, फिर से देखिएगा, इनिशियल मोमेंटम का मतलब इनिशियल वेलोसिटी u1 मास m1 तो m1 u1. फाइनल जब कोलाइड करने के बाद ये v1 वेलोसिटी से गया तो m1 v1. ऐसे ही इसमें m2 v2 फाइनल मोमेंटम माइनस m2 u2 इनिशियल मोमेंटम. ठीक है, चेंज इन मोमेंटम. अब देखिएगा इस पे जो फोर्स लगता है, ए बी पर फोर्स एट द टाइम ऑफ कोलिजन, ए अप्लाइज फोर्स ऑन बी एंड B applies force on A. So FAB. So for ball A force is applies. A applies force on B and B applies a force on A in this direction, and both the force will be same according to third law of Newton's third law. So FAB in this direction and FBA in this direction. So for ball A, FBA is equal to, फोर्स का जो डेफिनेशन है वो है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. तो A के लिए चेंज इन मोमेंटम है m1 v1 माइनस m1 u1 divided by t. Okay, for ball B, FAB is equal to चेंज इन मोमेंटम. B के लिए चेंज इन मोमेंटम है वो है m2 v2 माइनस m2 u2 डिवाइडेड बाई t. न्यूटन्स थर्ड लॉ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ FAB is equal to minus FBA. So we have m2 v2 minus m2 u2 divided by t equal to minus m1 v1 minus m1 u1 divided by t.
t cancel each other. Now we have m2 v2 minus m2 u2, sorry, m2 v2 minus m2 u2 is equal to minus, multiply this minus m1 v1 and minus minus plus m1 and u1. Now m1 u1 and this becomes plus m2 u2 is equal to, this becomes plus m1 v1 and plus m2 v2. So this is final expression. What is m1 u1? ये A की मोमेंटम है और ये B की मोमेंटम है, और ये भी A की मोमेंटम है और ये B की मोमेंटम है। तो ये मोमेंटम है कोलिजन के पहले का और ये मोमेंटम है कोलिजन के बाद का। मतलब वी कैन कंक्लूड मोमेंटम बिफोर कोलिजन, this momentum before collision is equal to momentum after collision. Momentum before collision is equal to momentum after collision. This is conservation of momentum. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि कोई भी चीज़ कोलाइड करने के पहले जितना मोमेंटम लेकर चलती है, अगर वो कोलाइड कर जी उसका वेलोसिटी चेंज हो गया दोनों का, लेकिन दोनों के मोमेंटम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितना मोमेंटम पहले रहेगा उतना ही मोमेंटम बाद में भी रहेगा। ठीक है, दैट्स ऑल।